ठहरिए और इसके बारे में एक पल सोचिए। यह भी याद रखें कि अमीरी के जो कदम इस किताब में बताए गए हैं, उन्हीं के सहारे कोका कोला का प्रभाव दुनिया के हर शहर, हर कस्बे, गांव और चौराहों पर फैला है। और आपके दिमाग में उत्पन्न होने वाले हर विचार जो कोका कोला की तरह दमदार और लाइकली हो, दुनिया भर की प्यास बुझाने वाले इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है। अगर मुझे $10 लाख मिल जाएं तो मैं क्या करूंगा? यह कहानी उस पुरानी कहावत की सच्चाई सिद्ध करती है, जहां चाह वहां राह। यह मुझे प्रिय एजुकेशनिस्ट और धर्मोपदेशक स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू गुंजालेस ने सुनाई थी, जिन्होंने शिकागो के स्टॉक यार्ड वाले क्षेत्र में धर्मोपदेशक का अपना करियर शुरू किया था। जब गुंजालेस कॉलेज में पढ़ता था तो उसे हमारे शिक्षा तंत्र में कई दोष नजर आए। उसे विश्वास था कि अगर वो कॉलेज का प्रमुख बन जाए तो वो इन दोषों को दूर कर सकता है। उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वो एक नया कॉलेज बनाएगा, जिसमें वो अपने विचारों को आजमाएगा और शिक्षा के ट्रेडिशनल तरीके से हटकर कुछ करेगा। उसे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए $10 लाख की जरूरत थी। वो इतनी बड़ी रकम कहां से जुटा पाएगा? बस यही सवाल उस एम्बिशियस युवा धर्मोपदेशक के विचार में हर पल कौंधता रहता था। परंतु वो उस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पा रहा था। हर रात वो अपने बिस्तर पर इसी विचार के साथ सोता था। हर सुबह इसी विचार के साथ वो अपनी नींद से जागता था। वो जहां भी जाता, यही विचार उसके साथ साथ जाता था। वो इसे लगातार अपने दिमाग में बिठाता रहा, जब तक कि यह विचार प्रबल दीवानगी में बदल नहीं गया। फिलोसोफर और धर्मोपदेशक होने के कारण डॉक्टर गुंजालेस ये बात समझते थे कि जो जीवन में सफल होने वाले सभी लोग समझते हैं कि लक्ष्य की निश्चितता ही वो शुरुआती पॉइंट है, वो शुरुआती बिंदु है जहां से इंसान को शुरुआत करनी चाहिए। वो ये भी जानते थे कि लक्ष्य निश्चित हो जाने के बाद वो जीवंत हो जाते हैं, उनमें जीवन और शक्ति का संचार होता है, खास करके तब जब उनके पीछे इस लक्ष्य को इसके फिजिकल फॉर्म में रूपांतरित करने की एक धधकती हुई इच्छा हो। वो इन सारी महान सच्चाइयों को जानते थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि उनके पास $10 लाख कहां से आएंगे। आमतौर पर इसका स्वाभाविक तरीका यही होता कि वो हार मान लेते और ये कहकर प्रयास करना छोड़ देते, मेरा विचार तो अच्छा है पर मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं इसके लिए आवश्यक $10 लाख नहीं जुटा सकता। ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल यही कहा होता, पर डॉक्टर गुंजालेस ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो कहा और उन्होंने जो किया वो इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अब उन्हें खुद ही अपनी बात कहने देता हूं। शनिवार की एक दोपहर मैं अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए मैं किस तरीके से आवश्यक धनराशि जुटाऊंगा। लगभग 2 सालों तक मैं सोचता ही रहा था, पर मैंने सोचने के अलावा कुछ नहीं किया था। अब कर्म करने का समय आ चुका था। मैंने तभी अपना मन बना लिया कि मैं 1 सप्ताह में $10 लाख की राशि जुटा लूंगा। कैसे? मैं ये धनराशि निश्चित समय सीमा में जुटाऊंगा। मुझे अश्योर करने वाली एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जो मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे अंदर जैसे कोई कह रहा था, तुम इस निर्णय पर बहुत पहले क्यों नहीं पहुंचे? यह धनराशि लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। घटनाएं तेजी से हुईं। मैंने अखबार वालों को बुलाया और कहा कि मैं अगली सुबह एक लेक्चर दूंगा जिसका टाइटल होगा, अगर मेरे पास $10 लाख हों तो मैं क्या करूंगा। मैं तत्काल लेक्चर तैयार करने में जुट गया, पर मैं आपको सच बताऊं, यह काम मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं इस लेक्चर को लगभग 2 साल से तैयार कर रहा था। आधी रात के काफी पहले मैंने लेक्चर लिखना समाप्त कर लिया। मैं बिस्तर पर गया और विश्वास के एहसास के साथ सोया, क्योंकि मैं देख सकता था कि मेरे पास $10 लाख मौजूद थे और मैं उनका स्वामी था। अगली सुबह जब मैं उठा तो बाथरूम गया, लेक्चर को पढ़ा और अपने घुटने टेके और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे आदमी का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो आवश्यक धनराशि प्रदान कर सके।
जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे वही अश्योर करने वाली फीलिंग एक बार फिर हुई कि धनराशि आने ही वाली है। मैं इतना रोमांचित था कि मैं लेक्चर को साथ ले जाना ही भूल गया, और मुझे ये बात जब तक पता चली तब तक मैं ऑडियंस के सामने खड़ा होकर उसे शुरू करने के लिए तैयार होने ही वाला था। अब अपने नोट्स लाने का वक्त तो था नहीं, और उन्हें घर पर भूल आना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। नोट्स के बजाय मेरे कॉन्शियंस ने मुझे मेरी जरूरत का सारा सामान प्रदान किया। जब मैं अपना प्रवचन, अपना लेक्चर शुरू करने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मैं अपने सपनों के बारे में अपने दिल और आत्मा से बोला। मैंने ईश्वर से भी बात की। मैंने बताया कि अगर ये धनराशि मेरे हाथों में रख दी जाए तो मैं 10 लाख डॉलर से क्या कर सकता था। मैंने वो योजना विस्तार से बताई जो मेरे मन में थी। मैंने बताया कि मैं किस तरह का महान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा हूं, जहां युवा लोग व्यावहारिक चीजें करना सीखेंगे और साथ ही उनके दिमाग का विकास भी होगा। जब मैंने भाषण समाप्त कर लिया और मैं बैठ गया तो पीछे की तीसरी रो से एक आदमी धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैं हैरान था कि वो क्या करने के लिए मेरे पास आ रहा है। वो मंच पर आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे आपका भाषण पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा है वो आप सचमुच कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 10 लाख डॉलर्स हों। ये सिद्ध करने के लिए कि आप में और आपके प्रवचन में मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपको 10 लाख डॉलर्स दे सकता हूं अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाएं। मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है। युवा गुंजालस मिस्टर आर्मर के ऑफिस पहुंचे और उन्हें 10 लाख डॉलर्स मिल गए। उस धनराशि से उन्होंने आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव डाली, जिसे अब इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये 10 लाख डॉलर्स उसके पास एक विचार के परिणाम के रूप में आए। इस विचार के पीछे एक इच्छा जिसे युवा गुंजालस अपने दिमाग में लगभग 2 सालों से पाल रहा था। इस महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ जरा ध्यान दीजिए कि जब वो अपने मन में निश्चित निर्णय पर पहुंच गया और उसने इसे हासिल करने की एक निश्चित योजना पर अमल करने का फैसला किया तो उसके 36 घंटे बाद ही उसे यह धनराशि मिल गई। 10 लाख डॉलर्स के बारे में युवा गुंजालस के अनक्लियर चिंतन और धुंधली आशा के बारे में कुछ नया या अद्भुत नहीं है। उसके पहले और उसके बाद भी बहुत से लोगों के मन में इसी तरह के विचार आए थे, पर उस यादगार शनिवार को जब वो अपने निर्णय पर पहुंचा तो उस निर्णय में कुछ भिन्न और फिनोमिनल था। जब उसने अस्पष्टता को अलग हटा दिया और निश्चितता से कहा, मैं 1 सप्ताह में ये धनराशि जुटा लूंगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस सिद्धांत ने डॉक्टर गुंजालस को 10 लाख डॉलर दिलाए थे, वो सिद्धांत आज भी जीवित है। ये सिद्धांत आपके लिए भी काम कर सकता है। ये हमेशा रहने वाला नियम आज भी उतने ही काम का है जितना कि ये पहले उस युवा धर्मोपदेशक के काम का था जिसे अपने इरादों में जबरदस्त कामयाबी मिली थी। ये सोचें कि आशा कैलेंडर और डॉक्टर फ्रैंक के बीच में एक बात समान थी। दोनों ही इस प्रबल सत्य को जानते थे कि निश्चित योजना की शक्ति के द्वारा विचारों को नकदी में बदला जा सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये विश्वास करते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही अमीरी आ जाएगी, तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। ये सच नहीं है। अमीरी जब भी अबंडेंस में आती है तो ये सिर्फ कड़ी मेहनत की बदौलत नहीं आती। अमीरी निश्चित मांग की प्रतिक्रिया के स्वरूप आती है और ये कुछ निश्चित सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित है। इसका किस्मत या भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर विचार ही कल्पना के सहारे कर्म को प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन के जहां सामान नहीं बिक सकते, वो वहां पर विचार बेचते हैं। एवरेज सेल्समैन इस बात को नहीं जानते, इसीलिए वो एवरेज सेल्समैन होते हैं। कम कीमत की पुस्तकों के एक पब्लिशर ने एक खोज की जो आमतौर पर सभी पब्लिशर्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसने सीखा कि कई लोग पुस्तक के अंदर के शब्दों को नहीं खरीदते हैं, बल्कि वो टाइटल खरीदते हैं। उसकी एक किताब बिक नहीं रही थी
जब उसने इस किताब का टाइटल ही बदल दिया तो इस पुस्तक की बिक्री 10 लाख प्रतियों से अधिक हो गई। जरा ध्यान दें, पुस्तक के अंदर की सामग्री जरा सी भी नहीं बदली गई थी। उसने सिर्फ पुस्तक का कवर फाड़ दिया था जिस पर वो टाइटल था जो बिक नहीं रहा था, और उसने उसके स्थान पर एक नया कवर लगा दिया था जिस पर एक ऐसा टाइटल था जो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से आकर्षक था। हालांकि ये बहुत आसान लगता है, पर ये सिर्फ एक विचार है, सिर्फ एक कल्पना। विचारों की कोई एवरेज या निर्धारित कीमत नहीं होती। विचारों का रचयिता अपनी खुद की कीमत तय करता है, और अगर वो स्मार्ट होता है तो उसे वो कीमत मिल जाती है। व्यावहारिक दृष्टि से हर अमीरी की कहानी उसी दिन से शुरू होती है जब विचारों का एक रचयिता और विचारों का एक विक्रेता इकट्ठा होते हैं और मिलकर काम करते हैं। कार्नेगी ने अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया था जो वो सब कर सकते थे जो कार्नेगी नहीं कर सकते थे। लोग जो विचारों को जन्म देते थे, लोग जो उन विचारों को कर्म में परिवर्तित कर सकते थे और उन्हें और दूसरों को बेहद अमीर बना सकते थे। करोड़ों लोग जिंदगी भर ब्रेक की तलाश करते हैं। हो सकता है कि उनकी खुशकिस्मती से उन्हें कोई मौका मिल भी जाए, पर सबसे सुरक्षित योजना यही है कि किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर न बैठा जाए। मुझे एक सुनहरा ब्रेक मिला जिससे मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर मिला, परंतु 25 साल के लगन भरे प्रयासों के बाद ही यह अवसर मेरी पूंजी बन पाया। ये ब्रेक था जब मैं एंड्रू कार्नेगी से खुशकिस्मती से मिला और मुझे उनका सहयोग मिला। उस अवसर पर कार्नेगी ने मेरे मन में एक विचार का बीज बोया। वो बीज ये था कि मैं अचीवमेंट्स के प्रिंसिपल्स को सफलता की फिलॉसफी के रूप में व्यवस्थित करके इन 25 सालों में हुए रिसर्चेस में जो खोजें हुई हैं उनसे हजारों लोगों को लाभ दिलाऊं, और कई लोग इस फिलॉसफी को अपनाकर अमीर बन चुके हैं। शुरुआत आसान थी। ये सिर्फ एक विचार था जिसे कोई भी विकसित कर सकता था। मुझे सहायता देने वाला ब्रेक कार्नेगी से मिला था, पर लगन, निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा और 25 वर्ष की लगन का क्या कोई अर्थ नहीं है? यह कोई सामान्य इच्छा नहीं थी जो इतनी निराशा, लोगों द्वारा डिस्करेज किए जाने, टेम्परेरी हार, क्रिटिसिज्म और समय की बर्बादी के बावजूद बनी रही। ये एक प्रबल इच्छा थी, एक दीवानापन था। जब मेरे मन में यह विचार कार्नेगी ने बोया तो उसे जिंदा बनाए रखने के लिए मनाया गया, उसकी देखभाल की गई और उसे आकर्षित किया गया। धीरे धीरे ये विचार अपनी ही शक्ति से इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने बाद में मुझे मनाया, मेरी देखभाल की और मार्गदर्शन दिया। फिर वो स्वयं शक्तिशाली बन जाते हैं और अपने रास्ते की तमाम अड़चनों को हटा देते हैं। विचार भावनात्मक शक्तियां हैं, परंतु उनमें फिजिकल मन से अधिक शक्ति होती है जिनसे वो उत्पन्न होते हैं। उनमें जिंदा बने रहने की शक्ति है, और ये शक्ति तब भी बनी रहती है जबकि उन्हें जन्म देने वाला मन धूल में मिल चुका होता है। एंड्रू कार्नेगी की तरह साउथ वेस्ट एयरलाइन के फाउंडर में से एक हर्ब केल्हर विचारों को बेचने वाला के एक बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। उस वक्त वो सैन एंटोनियो, टेक्सास में एक वकील के रूप में कार्यरत थे जब उस अमूल्य विचार के निर्माता रोलिंग किंग ने अपनी नई एयरलाइन की शुरुआत करने के लिए उनसे मदद मांगी। रोलिंग किंग एक इन्वेस्टमेंट सलाहकार थे, साथ ही साथ वो एक बिना प्रॉफिट वाली हवाई चार्टर सेवा चलाते थे जो टेक्सास के छोटे शहरों में चलती थी। उस समय अमेरिका में जो लोग हवाई यात्रा करते थे वो व्यावसायिक अधिकारी हुआ करते थे या फिर अमीर लोग। किंग तब निराश हो जाया करते थे जब उन्हें टेक्सास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाई यात्रा करनी होती थी और उन्हें सीट नहीं मिलती थी। इसके अलावा उस समय हवाई यात्रा का किराया बहुत अधिक था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि टेक्सास के 3 बड़े शहरों में एक एयरलाइन की शुरुआत करने की सख्त जरूरत है। किंग को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि उसकी ये छोटी एयरलाइन इस कार्य को ढंग से पूरा करने में असमर्थ है, इसीलिए उसे एक नई एयरलाइंस की जरूरत है। उसने ढंग से इन सब की स्टडी की और एक बिजनेस प्लान बनाया। उसने $10,000 लिए और अपने वकील हर्ब केल्हर के पास
एयर साउथवेस्ट के लिए जरूरी कागजी काम कराने के लिए पहुंचे। एयर साउथवेस्ट, जिसका बाद में नामकरण साउथवेस्ट एयरलाइंस हुआ। पहले तो केल्हेर उलझन में पड़ गए, फिर उन्होंने किंग के साथ और अधिक धन जुटाने के लिए और राजनीतिक सहयोग हासिल करने के लिए काम किया। 20 फरवरी सन 1968 को टेक्सास एरोनॉटिक्स कमीशन ने 3 शहरों में उड़ान भरने की साउथवेस्ट की पिटीशन को मंजूरी दे दी। तब भी 21 फरवरी को कॉम्पिटिटर एयरलाइन ब्रेनिफ ट्रांसएक्सिस एंड कॉन्टिनेंटल ने इस आदेश पर टेम्पररी रोक लगा दी। केल्हर का एयरलाइन के लिए उत्साह ही था, जिसके द्वारा उसने अपने वकालत के कौशल से उस मुकदमे में जीत हासिल की। वो इस बात को लेकर मुकदमा लड़ रहे थे कि टेक्सास को किसी नई कंपनी की जरूरत नहीं है। इसके लिए साउथवेस्ट को 3.5 साल का इंतजार करना पड़ा। इसमें उन्हें 3 कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, तब जाकर वो विरोधियों को गलत साबित कर पाए और एयरलाइन की शुरुआत करने के लिए जरूरी आज्ञा, जरूरी परमिशन ले पाए। बेशक उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, पर यह पर्याप्त नहीं थी। कंपनी को पहले ही साल $37 लाख का नुकसान हुआ और यह नुकसान अगले साल और उसके बाद अगली छमाही तक जारी रहा। साउथवेस्ट किराया कम रखना चाहता था और अपने मूल लक्ष्य के साथ समझौता किए बिना अपने ग्राहकों को आकर्षित करना चाहता था। उनका एक इनोवेशन पीक और ऑफ पीक एयरलाइन का किराया रखना भी था और दूसरा 10 मिनट टर्न अराउंड था। एयरलाइन के लैंड होने के बाद हर प्लेन गेट के सामने खड़ा हो जाता, सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांचा जाता, यात्री उतरते और फिर नए यात्री बैठ जाते तथा एयरलाइन मात्र 10 मिनट में गेट छोड़ देता। इस कार्य में पहले घंटों लगा करते थे। इस 10 मिनट टर्न अराउंड ने 3 प्लेन्स की इस एयरलाइन को व्यस्त रखने और अपना टाइम परफॉर्मेंस सुधारने में मदद की। बहुत कम बजट होने के कारण वो इसका प्रमोशन सामान्य मीडिया के माध्यमों से नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने एयरलाइन को प्रमोट करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रचार का फैसला किया। इसको जारी रखने के लिए कंपनी ने अपनी हटकर इमेज बनाई। ग्राहक उनका भगवान है, उन्होंने इस सोच पर काम किया। फ्लाइट के कर्मचारियों को सिखाया गया कि किस तरह से ग्राहकों की प्यार से देखभाल करनी है। कंपनी का स्लोगन रखा गया, अब कोई और भी है जो आपसे मोहब्बत करता है। साथ ही साथ केल्हेर ने उस अनोइंग समय बर्बाद करने वाले बोर्डिंग पास की जगह ओपन सीटिंग व्यवस्था की शुरुआत कर दी। कोई सीट का रिजर्वेशन नहीं चाहिए था और यात्रियों को बोर्डिंग कार्ड नंबर फ्लाइट के गेट पर ही दिए जाते थे। यात्रियों की संतुष्टि उनका मुख्य उद्देश्य होने के कारण केल्हेर और उनकी टीम ने एक लॉयल फॉलोइंग बना ली थी और उनकी यात्रियों के बीच एक बेहतरीन इमेज भी बन गई थी। साउथवेस्ट धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयां चढ़ने लगी थी। 1978 तक ये देश की सबसे अधिक कमाई करने वाली एयरलाइन बन गई थी। सन 2000 की शुरुआत में जब कई एयरलाइंस बेहद नुकसान से गुजरी, कुछ तो दिवालिया हो गईं और कई ने अपना व्यवसाय ही बंद कर दिया। साउथवेस्ट न सिर्फ बचा रहा बल्कि उसने अपने व्यवसाय में तरक्की भी की। हब केल्हेर सफलता के इच्छुक व्यक्तियों को सलाह देते हैं, अपने विचारों पर डटे रहिए, चाहे कॉम्पिटिटर कंपनीज कितना ही विरोध करें ताकि साउथवेस्ट को इस व्यवसाय में उतरने से रोका जा सके। उन्होंने अपने सकारात्मक स्वभाव के कारण 3.5 साल कोर्ट के चक्कर लगाए और केस लड़ा। हमेशा ग्राहक के बारे में सोचिए, वो क्या चाहता है और उन्हें वही दीजिए। अपनी कठिनाइयों से सकारात्मक कदम उठाकर उबरिए। हमेशा नए विचारों के लिए अपना मन खुला रखिए और जैसे ही मौका मिले उन्हें पकड़ लीजिए। नियमित